हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। और इस टॉपिक का मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत वेट भी रहा होगा कि सर आखिरकार ये जो स्टॉक मार्केट में डाउन टर्न देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है ना। जो निफ्टी है या फिर जो सेंसेक्स आपको देखने को मिलेगा, ये लगभग अगर आप देखोगे तो पिछले कई महीनों से अगर हम सब चीजों को इवेल्युएट करें तो इसमें लगभग 15% की गिरावट यहां पर हो गई है। इसके रीजंस यहाँ पर क्या है? और ओवरऑल जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका मानना होगा कि सर अभी अभी हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शुरू करी थी, लेकिन इतना ज्यादा लॉस यहाँ पर हो गया है कि अब हम दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो इन्वेस्टर्स के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ये लेटेस्ट यहाँ पर न्यूज है, अपडेट है, वो यहाँ पर क्या है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर दो तरीके के मेनली जो है आपको स्टॉक मार्केट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आपके एक तो एनएसई मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है बीएसई जिसे हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनका जो यहाँ पर सेंसेक्स है, जैसे आपने बीएसई का सुना होगा सेंसेक्स, उसी तरीके से जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है इसका होता है निफ्टी। तो अगर आप देखोगे तो पिछले 5 महीने से लगभग अगर आप देखोगे तो 15% का ड्रॉप आपको देखने को मिला। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि इम्पैक्ट इज सीवियर ड्यू टू इंडियाज एक्सपेंडिंग रिटेल इन्वेस्टर बेस। मतलब पहले भी इस तरीके की चीजें यहां पर हुई हैं, है ना। पहले भी बहुत बार इकोनॉमिक क्राइसिस यहां पर आई है। पहले भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स जो है बड़े स्केल पर यहां पर ड्रॉप हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पहली बार हो रहा है। लेकिन अब आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पैसा वगैरह इन्वेस्ट यहाँ पर करते हैं, उनका नंबर अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत सीवियरली यहाँ पर फील किया जा रहा है। दूसरी बात अगर आप देखोगे, आज के टाइम पीरियड पर इतने इंडियंस जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जितना पहले नहीं करते थे। और उसके बाद जब यहाँ पर लोगों का नंबर जो है वो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में यहाँ पर ज्यादा आया है, तो आप ये मान लीजिए कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये ज्यादा इन्वेस्टर बेस को जो है वो इम्पैक्ट करेगी। और इसकी वजह से उनकी सेविंग्स या फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आपको इन्फ्लुएंस होती हुई दिखाई देगी। कई सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हमें थोड़ा एडिशनल इनकम यहाँ पर जनरेट करनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा यहाँ पर लगा देते हैं। उससे हमारी एडिशनल इनकम जो है वो अच्छे से जनरेट हो जाएगी, कुछ सेविंग्स वगैरह भी हो जाएगी और हम लोग फाइनेंशियली प्लानिंग वगैरह भी यहाँ पर कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का डिक्लाइन यहाँ पर होगा तो आप ये मान लीजिए कि ये सारी चीजें जो है फिर आप यहाँ पर अचीव नहीं कर पाओगे। अभी जब बजट यहाँ पर रिलीज किया गया था तो उसमें कुछ टैक्स कट यहाँ पर किए गए, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो 1 फरवरी को जब बजट यहाँ पर अनाउंस किया गया तो उसमें कुछ टैक्स कट यहाँ पर अनाउंस किए गए। तो जो रिबेट इनकम लिमिट है वो पहले 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता था। अब इसे 12 लाख रुपीज यहाँ पर कर दिया गया कि भाई जिनकी भी इनकम 12 लाख रुपए तक होगी उनको यहाँ पर कोई भी टैक्स जो है वो देना नहीं पड़ेगा। और इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ा, लगभग आप मान सकते हैं कि 1.75 करोड़ टैक्स पेयर जो है उनको बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब है कि जब टैक्स नहीं रहेगा तो हमारे हाथ में कुछ पैसा आएगा और हम उस पैसे को अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पर यूज कर पाएंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने चीजें यहाँ पर अनाउंस करी थी, इनकी वजह से अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट को नुकसान भी होगा। लगभग ये बोला गया कि अगर इतने लोगों को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, इतने लोग यहाँ पर टैक्स नहीं जमा करेंगे, तो इससे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो गवर्नमेंट को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। जो रिवेन्यू यहाँ पर मिलता था गवर्नमेंट को वो लगभग यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जब स्टार्टिंग में ये अनाउंसमेंट यहाँ पर करी गई तो मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन लगभग 1 महीने के बाद अगर आप देखोगे तो ये ऑप्टिमिज्म जो है वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दिया। और जो बेंचमार्क इंडाइसेस आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर लगभग 5% यहाँ पर ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस भी आपको लोअर होता हुआ दिखाई दिया।
कंजम्पशन बूस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम टैक्स कट डिड नॉट सस्टेन मार्केट मोमेंटम, मतलब ऐसा लगा था कि भाई जब टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो लोगों के पास पैसा रहेगा, लोगों की कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ेगी, मार्केट में मनी सर्कुलेशन यहाँ पर बढ़ेगा, तो इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस रहेगा, मार्केट में भी मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वो लंबे समय तक आपको देखने को नहीं मिला, और उसके बाद से ही अगर हम देखेंगे तो लगातार जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं वो ड्रॉप होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके वजह से अगर आप देखोगे तो इक्विटी बिकम्स अ मास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मार्केट ट्रेंड एंड इम्पैक्ट। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पिछले कई डिकेड से इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर हुआ करती थी, है ना, मतलब जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है या फिर जो ट्रेडिंग वगैरह आप यहाँ पर कह सकते हैं, ये बड़े बड़े शहर में होता था। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर टीयर 2 हो गया, टीयर 3 वाले जो सिटीज वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर भी बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ड्राइविंग ग्रोथ, मेजर चंक ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नाउ ओरिजिनेट फ्रॉम स्मॉलर सिटीज, मतलब आज के टाइम पीरियड पर म्यूचुअल फंड वगैरह पे जो पैसे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो यहाँ पर चंक आपको देखने को मिलता है वो कहाँ से आया है, वो स्मॉलर सिटीज से जो है वो इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन सर्च, आप ये मान लीजिए कि एक नंबर में आपको प्रूव करते हैं इस तक, है ना, लगभग 5 फोल्ड इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 22 करोड़ इन्वेस्टर्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो आप ये मान लीजिए कि आज के टाइम पीरियड पर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, जो इन्वेस्टर्स हैं, इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। और अगर मान लीजिए कि मार्केट उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म नहीं करेगा, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर क्या होगा कि वही कि इनका कॉन्फिडेंस जो है वो लोअर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कई सारे जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पोस्ट पेंडेमिक जो है वो यहाँ पर एंटर हुए हैं, मतलब पेंडेमिक के बाद से अगर आप देखोगे तो कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाली फील्ड में यहाँ पर आए हैं। और ये जो यहाँ पर नए लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनको पुरानी चीजों का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या पुरानी चीजों के बारे में इन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं करी है, तो इनको यहाँ पर ये लग रहा है कि ये जो डिक्लाइन यहाँ पर है ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कैसे हो गया। अभी तो हमने पैसा यहाँ पर लगाया था, है ना, और अभी ही जो मार्केट है वो इतना बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड गेन्स हैं वो प्राइमरी वेल्थ ड्राइवर हैं, मतलब अगर इनकी इनकम ग्रोथ को अगर हम देखेंगे तो ये स्टैग्नेंट हो गई हैं कंपनीज वगैरह में, या कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो उतनी ज्यादा इनकम में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है। और जो कई सारे इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर यहाँ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि भाई अगर हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट से रिटर्न अगर हमें मिलेगा तभी हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर पाएंगे, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर पाएंगे। लेकिन आप मान लीजिए कि जब मार्केट यहाँ पर डाउन टर्न करेगा तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है उसको यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जो इस टाइम पीरियड पर भी आपको देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सर अभी जो ये रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है इसके पीछे यहाँ पर क्या रीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला रीजन जो देखने को मिलता है वो है ट्रंप का टैरिफ, है ना। ट्रंप ने टैरिफ जो है वो यहाँ पर अनाउंस किए हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट ने मैक्सिको, कनाडा और चाइना के ऊपर जो है वो टैरिफ हाइक यहाँ पर कर दी है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टिनिटी वाली सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। चाइनीज गुड्स के ऊपर जो नए टैरिफ यहाँ पर लगाए गए 4 मार्च 2025 से, इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, और जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसमें यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि थोड़ा सा फियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आगे चलकर हो सकता है कि इसमें भी कुछ डिसरप्शन यहाँ पर हो जाए, इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाए, तो जिसकी वजह से लोगों ने जो पैसा वगैरह यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उनको लगता है कि भाई आगे मार्केट बहुत, है ना, अनसर्टेन है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो अभी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कर लेते हैं, अदरवाइज आगे चलकर मार्केट अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो हमको बहुत ज्यादा लॉस वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी वजह से जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं जिनकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू थोड़ी कम है, उनमें हैवी सेलिंग्स आपको देखने को मिली। जैसे निफ्टी का अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे तो लगभग 2.09% से डिक्लाइन हुआ है, और मिड कैप इंडेक्स जो है वो 1.89% से डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है। कुछ सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे मेटल हो गया, रियलिटी हो गया, है ना, फिर उसके बाद ऑटो हो गया, मीडिया सेक्टर हो गया। इन सब चीजों में अगर आप देखोगे तो आपको शार्प डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला, मतलब इनके जो शेयर मार्केट वगैरह है ना, या जो भी आपके अलग अलग स्टॉक्स वगैरह होते हैं उनमें बड़े स्केल पर जो है वो सेलिंग्स यहाँ पर देखी गई है। उसके बाद जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट में पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, एक तो एफडीआई होता है,
वो किसी सेक्टर में जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे FII जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला गया है कि FIIs ऑफलोडेड 556.56 करोड़ इन स्टॉक्स ऑन February 27, मतलब इन्होंने अपना पैसा यहाँ से बाहर निकाला। टोटल अगर हम FII आउटफ्लो का बात करेंगे 2025 में, तो 1,13,721 करोड़ रुपीस जो है वो मार्केट से बाहर निकालकर लोग अपने पैसे ले गए। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जब यहाँ पर हैवी सेलिंग प्रेशर बाय FIIs कंट्रीब्यूटेड टू मार्केट इनस्टेबिलिटी, तो जब लोगों ने पैसा निकालना यहाँ पर शुरू किया, जो फॉरेनर्स जिन्होंने हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया था, इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी जो है वो यहाँ पर आ गई। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो उसने यहाँ पर क्या किया कि टैरिफ जो है उसके अनाउंसमेंट पे बहुत नेगेटिवली जो है वो यहाँ पर रिएक्ट किया। जैसे अगर आप जापान का जो स्टॉक मार्केट है जिसका नाम है निकेई, इसको अगर आप देखोगे तो ये भी डाउन हुआ। साउथ कोरिया का अगर आप देखोगे कॉस्पी, वो भी डाउन हुआ। चाइना का CSI ये भी यहाँ पर डाउन हुआ। तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये चीजें ना केवल इंडिया में नहीं, बाकी के भी जो ग्लोबल मार्केट है वहां पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी जैसे जो बाहर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, 4 पॉइंटर मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पर हिला हुआ है। अब आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो इक्विटी जो है वो एक मास इन्वेस्टमेंट एवेन्यू यहाँ पर बन गया है। मतलब मेजर सिटीज के बाहर से भी अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले लगभग 110 सिटीज यहाँ पर होती थी जहां से मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता था। लेकिन अगर आप देखोगे तो अब स्मॉलर सिटीज से भी हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मार्च 2014 में जो छोटी सिटीज हैं वहां से इन्वेस्टमेंट के अगर टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखोगे तो ये था 23,624 करोड़ रुपीस। और ये दिसंबर 2024 में लगभग जो है वो 12.9 लाख करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। तो नियरली जो 5 इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रुपीस की हो रही है उनमें से 1 in 5 इन्वेस्टमेंट रुपीस नाउ कम्स फ्रॉम स्मॉलर सिटीज। मतलब लगभग 20% जो इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलती है वो छोटी सिटीज से आपको देखने को मिल रही है। जैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट वगैरह में पैसे लगाने हैं तो उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसे हम लोग डीमैट अकाउंट यहाँ पर बोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट अगर आप मार्च 2020 में देखोगे तो इसकी वैल्यू थी लगभग 4.1 करोड़ रुपीस। और जनवरी 2025 में इसकी टोटल वैल्यू हो गई है 18.8 करोड़ रुपीस। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट वगैरह जो है वो ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पहले जो यहाँ पर इक्विटीज होती थी या जो इन्वेस्टमेंट होता था वो केवल कुछ लोग करते थे। लेकिन अब आज के टाइम पीरियड पर ये एक मास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पहले केवल एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते थे, जो पैसे वाले होते थे, केवल वही लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली एक्सपोज टू दी स्टॉक मार्केट, मतलब सभी लोग जो है वो पैसे लगा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा लगाया हुआ है ना, या अभी भी आपने पैसा लगाना शुरू किया है? आप लोग मुझे अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब उसके बाद अभी इलेक्शंस वगैरह भी होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 24 मंथ्स में इलेक्शंस यहाँ पर अनाउंस किए जाएंगे, इलेक्शंस यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो कि जो रिटेल इन्वेस्टर बेस है अगर इन पर्टिकुलर स्टेट्स में है ना एक्सपेंड होता है तो इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा। वोटर सेंटिमेंट टाइड टू मार्केट फ्लक्चुएशन और पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होगा। स्टॉक मार्केट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड में इन्फ्लुएंस इलेक्शन स्ट्रेटेजीज, है ना। तो मतलब यही हुआ कि भाई आगे के टाइम पीरियड पर इन दोनों मेजर स्टेट्स में जो है वो इलेक्शन यहाँ पर अनाउंस किए गए हैं। तो अगर मार्केट सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा तो इलेक्शंस में जो है वो नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। तो लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इलेक्शन की स्ट्रेटेजीज हैं उनको भी यहाँ पर फाइनलाइज करेंगे। अब जो ये मार्केट का डाउन टर्न आपको देखने को मिला, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो यहाँ पर क्या होगा। तो पहली बात अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जो थोड़े टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे फिर इसके बाद प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, वो इस पर्टिकुलर हीट को सबसे ज्यादा फील यहाँ पर कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोर इंसुलेटेड है। मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर क्या करेंगे, रिड्यूसेस शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी इंपैक्ट। मतलब कि जिन्होंने पैसा यहाँ पर मार्केट में लगाया है
लेकिन लंबे टाइम के लिए लगाया है, तो ये जो छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस यहाँ पर होते हैं वो उनके ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन जो फ्यूचर और ऑप्शंस वाले हैं वो ज्यादा वनरेबल हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि हाईली लेवरेज पोजीशन लीड टू हायर लॉसेस, फर्स्ट मेजर बियर मार्केट फॉर मेनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। मतलब आप ये मान लो दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है बुल मार्केट जिसमें मार्केट ऊपर जाता है, और एक होता है बेर मार्केट जिसमें मार्केट नीचे जाता है। तो अभी के टाइम पीरियड पर जिन्होंने थोड़े टाइम के लिए पैसा लगाया था, जिन्होंने सोचा था कि थोड़े टाइम पैसा लगा देते हैं, इससे हमको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्रॉफिट बुक करके हम बाहर चले जाएंगे, तो उनके लिए जो मार्केट है वो अभी सही तरीके का आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इन एक्सपीरियंस ट्रेडर में स्ट्रगल टू नेविगेट सस्टेन डाउनटर्न, है ना, और जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, जिनके पास अगर आप देखोगे तो थोड़ा टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो वो यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर बहुत बुरी तरीके से आपको लॉस में जाते हुए दिखाई देंगे। मार्केट डिक्लाइन कुड रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग। एक चीज ये भी हो सकता है कि मार्केट अगर कम होगा या नीचे की तरफ जाएगा तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेंडिंग ज्यादा नहीं करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब लोगों के पास प्रॉफिट यहाँ पर होता है ना, लोगों का पैसा अगर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम मार्केट में पैसा जो है वो स्पेंड यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब नीचे जाएगा तो फिर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का कोई काम नहीं बनेगा, तो स्पेंडिंग जो है वो कम होगी। तो जो नेट वर्थ है जब वो डिक्लाइन होगी तो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट जो है वो वीकेंड होगा, और लोअर वेल्थ की वजह से अगर आप देखोगे तो स्पेंडिंग जो लग्जरी है, ट्रेवल है, रियल एस्टेट वगैरह में जो पैसा वगैरह लगाते हैं वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और इसकी वजह से अगर मान लीजिए कि जो मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन यहाँ पर हो रहा था वो रिड्यूस होता हुआ आपको दिखाई देगा। और अगर मान लो कि लगातार ही इसी तरीके से मार्केट वीक रहा, तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जो है वो यहाँ पर, या इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, है ना। तो आप ये मान लीजिए कि इंडिया की जो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। और इसकी वजह से अगर आप मान लीजिए कि मार्केट से गेन अगर अच्छे नहीं हुए या कम हुए, तो इसकी वजह से हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो पावर है वो भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी, तो लोग पैसा अपना खर्च ही नहीं करेंगे। और स्मॉल जो इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो ज्यादा एक्सपोज हैं टू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो डाउन टर्न का इम्पैक्ट जो है वो उनके ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। एफ्लुएंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो बेटर इंसुलेटेड है। ज्यादा जो डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले लोग आपको देखने को मिलेंगे, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। मतलब वो लोग नहीं सोच रहे, उनको पता है कि मार्केट अभी नीचे जा रहा है, तो जब नीचे जाएगा तो एक टाइम के बाद वो ऊपर भी आएगा, है ना। तो वो लोग यहाँ पर क्या है कि पेशेंस के साथ आपको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, और इनकी वजह से अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट है वो यहाँ पर क्या है कि वो आपको अभी जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनका रिड्यूस होता हुआ देखने को मिला है। अब हमने दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करी, एक तो एनएसई और एक बीएसई। इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ यहाँ पर देख ली जाए। सबसे पहली बात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया 1992 में, और ये 1993 में जो है स्टॉक एक्सचेंज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, और 1994 में ट्रेडिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर शुरू हुई। इंडिया का पहला फुली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। 1995-6 में इन्होंने निफ्टी जो 50 इंडेक्स है, 50 बड़ी कंपनी, ठीक है, उनका जो है वो यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने एक इंडेक्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया, तो निफ्टी 50। तो निफ्टी में 50 बड़ी कंपनीज जो हैं उनका यहाँ पर पूरा का पूरा स्टॉक यहाँ पर होता है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि भाई ये 50 कंपनीज का ऊपर नीचे किस तरीके से हो रहा है, तो उससे आप पूरा का पूरा इंडियन मार्केट जो है वो आप यहाँ पर इवेल्युएट कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो एक मिलेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1875 में हुआ, और एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसे बोलते हैं हम लोग सेंसेक्स, ठीक है, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने सेंसेक्स जो है वो 1986 में जो है वो यहाँ पर क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। जैसे मैंने आपको बताया ना, निफ्टी में 50 कंपनीज के स्टॉक यहाँ पर होते हैं, उसी तरीके से जो सेंसेक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें 30 कंपनीज के जो है वो स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रैंक अमंग टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड एक्सचेंज ग्लोबली। और इसमें इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज वगैरह सब चीजों का सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। अब एक कमेटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसे बोलते हैं फेरवानी कमेटी। फेरवानी कमेटी क्या है, आप सभी लोगों ने हर्षद मेहता स्कैम यहाँ पर सुना होगा, ठीक है, जो 1992 में हुआ। तो एक स्टॉक मार्केट का फ्रॉड था जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स को वाइप आउट कर दिया, है ना, ऑफ इन्वेस्टर एंड ब्रोकर मनी। और इसकी वजह से ये बोला जाता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिस्टम में कई सारे लूप होल्स थे जिसका यूज करके हर्षद मेहता ने ये पूरा का पूरा स्कैम यहाँ पर किया था। और इसी वजह से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट थी।
और इसीलिए एक फेरवानी कमेटी जो है वो यहाँ पर फॉर्म करी गई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई आप यहाँ पर रिकमेंड करो कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स यहाँ पर किए जा सकते हैं। और इसने रिकमेंडेशन यहाँ पर दी कि भैया हमें एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर क्या करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है, फ्रॉड वगैरह है, उसको प्रिवेंट यहाँ पर किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस किया जा सके, और इंडियन स्टॉक मार्केट सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज कर सकें। तो याद रखना, फेरवानी कमेटी की रिकमेंडेशन पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अभी के टाइम पीरियड पर जो स्टॉक मार्केट है वो उतना पॉजिटिव जो है वो परफॉर्म यहाँ पर नहीं कर रहा है? ठीक है, आप लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था गाइस एक छोटा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफी टाइम से मार्केट में इस तरीके की न्यूज है ना, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा बेसिक आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।